गुड इवनिंग प्रेरणा। गुड इवनिंग सर। कल सर्वलेट के रिगार्डिंग एक नोट मिला होगा। डिड यू गो थ्रू दैट नोट? हाँ यस सर, पूरा तो नहीं सर, काफी लंबा था। वो एक मेथड जहाँ से स्टार्ट होता है उसके पहले तक मैंने देखा है सर। कोई इशू तो है वहां तक? नहीं सर, कुछ HTML का प्रोग्राम था, तो जितना HTML हमने BCA में पढ़ा था उससे तो वो समझ में आ गया। वो एक डिजाइन करने के लिए जो दिया था एक, जी वहाँ तक तो क्लियर था। ठीक है, मोस्टली कंसंट्रेट कीजिए उसमें जो सर्वलेट का लाइफ साइकिल है, काम कैसे करता है, आर्किटेक्चर जो था उसका, और सर्वलेट है क्या चीज, और उस कुछ रेफरेंशियल क्लासेस और इंटरफेसेस के नाम उसमें जो दिए हुए, फंक्शंस के नाम दिए हैं, दैट्स इट। क्योंकि जैसा क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं उसमें बहुत डिटेल में जाकर के प्रोग्राम स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि सर्वलेट जो है एक्चुअली वो यूजुअली हम लोग जब बीटेक और BCA का सिलेबस जब देखते हैं तो उसमें वो एडवांस जावा के कॉन्सेप्ट में आता है। सर्वलेट है, सॉकेट प्रोग्रामिंग है, JDBC है, बट उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश किया। ऑल्सो कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट आपका जावा का सिलेबस काफी वास्ट है। उसमें फॉर्चुनेटली हम लोग सी प्रोग्रामिंग पहले पढ़े हुए हैं, बेसिक्स क्लियर था, तो करके हम लोग इतना यहाँ तक आज पहुंच पाए। अदरवाइज इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल कि हम लोग इतने क्लासेस में यहाँ तक पहुंच पाते। क्योंकि फिर तो वो लॉजिक, इफ एल्स, स्विच, लूप्स, फंक्शंस, उसी में हमारा पूरा दिन बीत जाता। ठीक है, तो ये तो हमारा था। ओके, यू हैव आल्सो शेयर योर कोड रिगार्डिंग द दैट AWT प्रोग्राम, इजंट इट? आपने शेयर किया था। यस सर। इज दैट एग्जीक्यूटिंग? यस सर। ओके, उसका आउटपुट भी शेयर करना चाहिए था ना। ओके सर, मैं कर दूंगी। वो वहाँ पे वही क्लास खत्म होने के बाद सर मैंने देखा ना, तो जहाँ पे हम लोग इवेंट दिखा रहे थे बटन का ना, तो वहीं पे पहला तो उसने वो दिखा दिया है कि अगर कोई भी इंटर नहीं किया नंबर तब एक जनरेट कर देगा। फिर उसके बाद एल्स में तो एल्सिफ एल्सिफ करके तीनों बटन का कंडीशन डाल दिया ना, तो वो फिर वो वर्क करने लगा। ऐड पे कर रहे हैं तो ऐड का रिजल्ट दिखा रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट का, एंड मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन का। Good to see at least you were able to apply the logic by yourself without my help or without anyone's help. Uh, so we are at the right track. JDBC एक चीज बचा हुआ है, JFC बचा हुआ है। JDBC स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शायद हम पूरा 1 घंटा क्लास शायद नहीं कर पाएंगे। एक तो यहाँ पावर का इशू है, दोपहर से जब तक पावर सिस्टम चलेगा तब तक देखते हैं।
So I'm trying to share my window and पेंट विंडो के थ्रू हम लोग देखते हैं JDBC का कितने कंपोनेंट्स हम लोग बना सकते हैं. Prinath, have you ever heard about or read about JDBC? No, sir. Okay. पेंट विंडो विजिबल है सर? Yes, sir. I should increase my font size 14 लेके चलते हैं. So today we are going to introduce another concept, that is Java Database Connectivity, JDBC. हम लोग जो अब तक समझ पाए जावा के रिगार्डिंग के थ्रू द कॉन्सेप्ट और थ्रू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ जावा एप्लीकेशन. देन सर्वलेट तक जब हम लोग पहुंचे तो वहां पे रियलाइजेशन हुआ हमारे पास कि जब हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे जब हम काम करें तो वहां पे हमारे पास एक डेटाबेस होगा जहां पे हम अपने डेटा, जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है यूजर से, वो वहां पे स्टोर कर रहे होंगे. इन दोनों के बीच में जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में जो आता है जो चीज, वो है JDBC. It acts as a connection or connecting line which is capable for handling database related activities. कल जो सर्वलेट में हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा कि वेब सर्वर, वेब ब्राउजर से इंफॉर्मेशन वेब सर्वर तक जाता है, वेब सर्वर फिर उसको यूजिंग सर्वलेट डेटाबेस से कनेक्ट करके रिट्रीव करता है. ये तो हो गया ओवर द इंटरनेट के बारे में जब बात, तो हम लोग जावा सर्वलेट से काम निकाल ले रहे हैं. बट अगेन एक हमें फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो व्हाट इज अ स्टैंडअलोन एप्लीकेशन? एनी आइडिया? स्टैंड अलोन सर जैसा सुनने में लग रहा है कि उसका खुद का अपना ही कुछ होगा, मतलब वो अलग से किसी डेटाबेस के थ्रू कनेक्ट नहीं होगा. नहीं, जैसे हम लोगों ने कल एक एप्लीकेशन बोला, वेब एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब ऐसा एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट के बिना नहीं एग्जीक्यूट हो सकता है ना. और Yes, sir. करने के लिए मोस्ट लाइकली हम लोग एक वेब ब्राउजर का सहारा या एक इंटरनेट रिलेटेड एप्लीकेशन का सहारा ले रहे होंगे, तो वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो गया. विंडो बेस्ड एप्लीकेशन. विंडो बेस्ड एप्लीकेशन क्या है? तो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन वैसे एप्लीकेशन या वैसे सॉफ्टवेयर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रन हो रहे होंगे, ठीक है ना. और स्टैंडअलोन सिस्टम क्या हो गया कि स्टैंडअलोन एप्लीकेशन क्या हो गया? वैसे एप्लीकेशन जिनको रन करने के लिए कोई हमको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या एक्सटर्नल रिसोर्स नहीं चाहिए. फॉर एग्जांपल, आई डोंट नीड अ वेब ब्राउजर for executing a servlet program. I do require a web browser,
एंड दैट हैज टू बी जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाता है, जो एक कॉन्स्टेंट बन जाता है कि वैसा वेब ब्राउजर खोजो जो जावा इनेबल्ड हो, जो कि सर्विस को हैंडल कर सके। बट स्टैंडअलोन सिस्टम या एप्लीकेशन के लिए क्या है, वी डू नॉट रिक्वायर एनी सच स्पेसिफिक एप्लीकेशन। जावा का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उस पर ही हम इसको रन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आजकल जब हम प्रोग्राम को एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं, या तो वो हमारे नेटबीन्स आईडीई पे होगा या एक्लिप्स पे होगा किसी पे, तो वहां पे हम बिल्ड करके कंपाइल करके टेस्ट कर सकते हैं प्रोग्राम को रन करके। वो तो हो गया कि जब हम डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बट वंस द प्रोजेक्ट हैज बीन launched or executed, or rather the correct word is deployed। जब हमने प्रोजेक्ट को दे दिया एंड यूजर को, डिप्लॉय कर दिया उसको, तो फिर उसके सिस्टम पे जो एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर फाइल को रन करेगा, सेटअप फाइल को रन करके एस्टैब्लिश करेगा सारा कंपोनेंट, तो एक स्टैंडअलोन सिस्टम पे काम कर रहा है। उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी रिसोर्सेज का जरूरत नहीं पड़ रहा है। जो भी सिस्टम का इंटरनल रिसोर्सेज है वो उसके लिए सफिशिएंट एनफ है रन करने के लिए। तभी आप देखोगे कि बहुत सारे सिस्टम्स में सिस्टम रिक्वायरमेंट में मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट लिख देता है, तो 512 MB का रैम होना चाहिए या 2 GB का स्पेस होना चाहिए मिनिमम, i3 प्रोसेसर होना चाहिए, ऐसे करके कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है। इफ एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन दैट प्रोवाइडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट या उससे बेहतर में, so you don't have to worry about the performance of the application। but अगर वो configuration के डाउन लेवल पे जाकर के हम लोग कर रहे हैं, डिग्रेड करके चेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्लगिशनेस, लेटेंसी, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब चीज बढ़ता चला जाता है। नेवर माइंड। तो बेसिकली अगर हम JDBC के बारे में बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड जावा API for handling database आई थिंक प्रेरणा हम लोगों ने API टर्म पहले सुना है लास्ट 2 क्लासेस में कहीं ना कहीं, इज इट? हाँ सर, एप्लीकेशन इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यस। ठीक है। API का रेफरेंस भी हम दिया था एक होटल का वेबसाइट से रेफरेंस लेते हुए। यस सर। ना ये JDBC हम लोग को चाहिए क्यों है? ठीक है, कनेक्टिविटी तो होगी, बट कोर लेवल, बेसिक लेवल पे ये भी तो होना चाहिए, बट ये चाहिए क्यों हमें? उसी एक तरफ हम लोग फ्रंट एंड पे काम करें, जावा एप्लीकेशन जो डेवलप किए, कोर जावा का जो प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो चल रहा होगा। बैक एंड पे हमारे डेटाबेस पे SQL सर्वर लगा होगा, ओरेकल हो सकता है, फायरबेस हो सकता है, ये सब तो SQL रिलेटेड है। इनफैक्ट हमारे पास NoSQL लैंग्वेज भी आते हैं, MongoDB एंड ऑल दोस थिंग्स। अभी हम जस्ट रेफरेंस लेके एक SQL सर्वर पे हम डेटाबेस बना करके, टेबल्स बना करके रख रहे हैं। नाउ वंस द फ्रंट एंड या द लॉजिक पार्ट ट्राइज टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, दोनों अलग अलग लैंग्वेज पे बेस्ड है। एक तो MySQL तो क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज है, और आगे हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है कि ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से भेजे फ्रंट एंड से तो बैक एंड डेटाबेस उसको एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसलेट करके समझ पाए। बिकॉज फॉर जावा लैंग्वेज वी डू हैव अ कंपाइलर, है ना, जावा 2 स्टेप प्रोसेस है, कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है उसमें।
पहले हम कंपाइल करते हैं, उसके बाद जब सिंटैक्स एरर कुछ नहीं रहता तो इंटरप्रेटर्स को रन करके आउटपुट जनरेट कर देता है। बट बैकएंड में एसक्यूएल कमांड्स के लिए हमारे पास तो कोई ट्रांसलेटर, कोई कंपाइलर ऐसा तो कंटेनर है नहीं। So how are we going to translate or communicate between the front end and the database? दो अलग अलग लैंग्वेजेस के बीच में कम्युनिकेट कैसे कराना है। तो यहाँ पे इसका JDBC ड्राइवर जो हमारे पास आते हैं, दे एक्ट एज अ ट्रांसलेटर। तो ये ना, जैसे हमारे पास कन्वर्टर्स थे, कंपाइलर थे, इंटरप्रेटर थे, ये सारी चीज थे जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे थे। सिमिलर टू दैट JDBC ड्राइवर्स जो हमारे पास आते हैं, दे एक्ट एज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स द लो लेवल proprietary DBMS messages into low level messages understood by JDBC API। तो ऐसे ड्राइवर्स JDBC के हैं जो हमारे डेटाबेस के मैसेजेस को, जो कि लो लेवल फॉर्मेट में रहता ही है, उसको समझ सके और उसको ट्रांसलेट कर सके, या इनफैक्ट हमारे हायर लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सके। तो अगला सवाल इसमें से ये भी आता है कि क्या JDBC ड्राइवर जो होते हैं वो हमारे हर डेटाबेस के लिए सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। लाइक जैसे हम लोग जावा के बारे में बोलते हैं ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ले जाओ, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर मैक ओएस हो या लिनक्स हो, सब में एक जैसा ही काम करता है बिकॉज ऑफ द JVM। बट क्या यही बात हम लोग JDBC ड्राइवर्स के बारे में भी बोल सकते हैं? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बोल रहा है कि so the JDBC drivers are different for different database। ठीक है, तो जैसा हम बताए कि MySQL का कोई वर्जन चेंज हुआ होगा तो उसके बिहाफ में भी JDBC को अपडेट या अपग्रेड करना पड़ेगा। वहां से हट करके हम लोग अगर किसी और डेटाबेस के बारे में अगर बात कर रहे हैं, ओरेकल हो गया या समथिंग लाइक दैट, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी मॉडिफिकेशन एप्लीकेबल होते हैं। But having said that, it is not visible to the end user के या फिर as an end user you don't have to bother about their implementation। ठीक है, कि अगर मेरा आर्किटेक्चर चेंज हो गया, होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज डेटा माइग्रेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं बट वो रिलेटेबल है, इसलिए हम थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक लेकर के जाएंगे। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा प्रिजर्व करके रखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नेटफ्लिक्स, है ना, बहुत सारे मूवीज और सीरीज, वेब सीरीज है उसके पास, डॉक्यूमेंट्रीज है, व्हाट नॉट, क्या क्या शोज है ना, बहुत सारा कलेक्शन को संभाल करके रखा है अपने पास, कैटेगराइजेशन करके भी रखा है। आउट ऑफ नोवेयर द मैनेजमेंट टेक्स अप अ डिसीजन बिकॉज ऑफ द अपग्रेडेशन दैट वी रिक्वायर, या मार्केट में बने रहने के लिए कोई भी एक्सवाइजेड रीजन के चलते हम लोगों को क्या करना है, अपना डेटाबेस चेंज करना, अपग्रेड कर लेना है, ताकि ज्यादा सिक्योरिटी मिल जाए हमको, ज्यादा मेमोरी स्पेस मिल जाए हमको डेटा स्टोर करने के लिए। इट कुड बी एनी सच फिजिबल रीजन जिसके लिए ये लोग डेटा माइग्रेट करना चाह रहे हैं
from a current generation database to a new generation database. पूरा का पूरा डेटाबेस ही अपना चेंज कर देना चाह रहे हैं. It seems a very laborious job task के इतना डेटा को मूव करना सर पॉसिबल कैसे है ना? बिकॉज रियल टाइम पे सेम टाइम पे कस्टमर भी उसको एक्सेस कर रहा है, यूज कर रहा है, आप उसका लोकेशन तक चेंज नहीं कर सकते. तो हाउ आर यू गोइंग टू जस्टिफाई कि हाँ एक एक मूवी को क्या चेक किया जाएगा, क्या चीज को कोई एंड यूजर नहीं देख रहा है कि इसको चेंज कर इसका लोकेशन. नो, यू डोंट नो कि कौन सा डेटा कब कौन सा यूजर एक्सेस कर रहा है. वो प्ले करके रखा है, पॉज करके रखा है, आगे यूज करेगा, डाउनलोड करके रखा है, सेव करके रखा है. आप उसका एड्रेस चेंज करना चाह रहे हो, आप उसको माइग्रेट करना चाह रहे हो फ्रॉम एग्जिस्टिंग system to a new system. And by the term system, I mean the database management system. तो ये डेटा माइग्रेशन वाला जो बात उठा, इसमें क्या होता, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है कि डेटा ट्रांजिशन में चला भी जाए और एंड यूजर को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो डेटा को एक्सेस करने में. क्योंकि ये सारा काम अब कई बार हाँ ये बात होता है कि हम लोग एप्लीकेशन पे बैंकिंग वाला खोलते हैं तो वो बोलता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन या ड्यू टू मेंटेनेंस रीजन आपका ऐप जो है 2 दिन 3 दिन बाद 2 घंटे 3 घंटे के लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगा. अपने जो भी ट्रांजैक्शन करना है उसको पहले से अरेंज कर दीजिए. ये रिसेंटली मेरे साथ एक बैंक के इसमें हुआ टेक्निकली परफॉर्मेंस में. अब उसके पीछे मेंटेनेंस एक रीजन हो सकता है या मतलब पूरा डेटा को माइग्रेट कर रहे हैं, इसके चलते ही हो रहा है. The management would be the best people to know कि किस रीजन से उसको मेंटेनेंस में डाला गया. बट फॉर द एंड यूजर को ये पता भी नहीं चलना चाहिए कि डेटा माइग्रेट कर गया है, एक डेटाबेस से हम लोग अपग्रेड करके नए डेटाबेस में आ गए. बेटा यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है डेटाबेस जेडीबीसी के बारे में? यस सर. ओके, अब आते हैं जेडीबीसी आर्किटेक्चर देखते हैं कि है क्या चीज. इससे शायद हमें जो अभी डिस्कस किए वो बहुत हद तक और क्लियर हो पाएगा. इसलिए एक डायग्राम बनाते हैं.
Okay, so one last thing. Uh, okay. So in the front end we have the Java application. Then इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं. Okay, so this diagram represents our JDBC architecture. ठीक है. तो फ्रंट एंड पे हमारे पास क्या है? We do have the Java application and उसमें से JDBC API डेटा कलेक्ट कर या डेटा नहीं कलेक्ट कर, रादर वहाँ से इंस्ट्रक्शंस कलेक्ट करता है. एंड JDBC ड्राइवर मैनेजर क्या करता है? उसको देख रहा है कि लेट्स से वी हैव मल्टीपल sources, multiple databases of different types. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में एक एप्लीकेशन जो है ओवर द क्लाउड भी काम करता है. क्लाउड एप्लीकेशन पे भी है, स्टैंडअलोन पे भी रहता है हमारे पास. इफ समबडी हैज टेकन द लाइसेंस सॉफ्टवेयर तो स्टैंडअलोन पे काम कर रहा होगा. अगर एक पे काम कर रहा है, लेट्स से एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है AMC, तो वो बहुत सारी क्लाउड सर्विसेज लेकर के ऑप्ट कर रहा होगा. Because license purchase is more expensive than to have the services over the cloud. But the only thing is that license software आपके पास you own it. आप एक बार खरीद ले तो आपके पास हमेशा के लिए रहता है. क्लाउड सर्विसेज आप एनुअली सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे लेते हो एंड अगर इसको बहुत लॉन्ग टर्म पे यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव एक निकल के आ सकता है आइडिया.
ठीक है. So there are different components related to this Java database architecture. राइट फ्रॉम द जावा एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड पे दिख रहा है वहां से एपीआई डेटा पिक करके ड्राइवर मैनेजर्स को दे देते हैं. मैनेजर्स के जेडीबीसी ड्राइवर तक हमारा पहुंच रहा हो. तो यू हैव टू लुक अपॉन दीज कंपोनेंट्स इंडिविजुअली कि व्हाट इज डिवाइस और ड्राइवर मैनेजर एंड देन व्हाट इज द जेडीबीसी ड्राइवर. So basically, as far as I can recall, we have 4 types of JDBC driver types. ठीक है ना. 4 टाइप के हमको JDBC ड्राइवर्स मिलते हैं. JDBC 1, JDBC 2 या टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे नाम उनका किया गया है. If I have to talk about the type 1 JDBC ODBC driver, ODBC ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी. जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी था, वैसे ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी हमारे पास है. ठीक है. तो यू हैव द जावा डेटाबेस क्लाइंट. ओके, एक टाइप 1 के बारे में बात कर रहे हैं. देन वी हैव द जेडीबीसी या ओडीबीसी ब्रिज जो कि अगेन ड्राइवर के साथ डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट कर रहा है. So basically you can say that the type 1 JDBC drivers use a bridge technology to connect Java clients to a third party application or API such as Open Database Connectivity. ठीक है, ODBC. I made a mistake for Object Database, Open Database Connectivity. फिर से इसके बारे में बता दें. बेसिकली इस तरह से नामकरण कर दिए गए हैं. टाइप 1, टाइप 4, 4 तरह की जेडीबीसी ड्राइवर्स आते हैं हमारे पास. तो द प्रॉब्लम इज दैट सिलेबस में कहीं पे भी इसको बहुत ओपनली नहीं मेंशन किया कि जेडीबीसी में कहाँ तक कितना कुछ पढ़ना, बहुत थोड़ा पढ़ना है या बहुत ज्यादा पढ़ना है. आई डोंट नो. हम लोग इसको बस स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं हम लोग कहाँ तक चल सकते हैं. आई थिंक जितना भी पढ़ेंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. आई बिलीव सो. एंड इसका भी एक अच्छा नोट हम प्रिपेयर करके कोशिश करेंगे कल परसों तक में हैंड ओवर कर देने का. ठीक है. फिलहाल अभी लोग देखते हैं कि ये टाइप है क्या चीज. तो बेसिकली टाइप 1 के बारे में बोलता है कि ये एक ब्रिज टेक्नोलॉजी यूज करता है ताकि क्लाइंट साइड को अपना जो एपीआई है उसको ओडीबीसी कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट कर सके. We have to look in some examples जहाँ पे real world examples जहाँ पे टाइप 1 ड्राइवर जो यूज हो रहा होगा. तो जहाँ टाइप 1 जो हमारे पास था वो जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज के बारे में बात कर रहा है. टाइप 2 ड्राइवर जो हमारे पास था वो नेटिव कोड ड्राइवर है.
So you might have heard about source code, bytecode. What is a native code? Do you know any idea? तो सोर्स कोड तो जो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो हो जाता है, एंड बाइट कोड जैसे जावा में है तो सोर्स कोड पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर नेटिव कोड मे भी सिर्फ बाइट कोड होता हो जो कंपाइलर या उसको समझ में आता हो नेटिव कोड। जी, जैसा हम लोगों ने बोला कि जावा का जो कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म में एक समान एक जैसा रन कर सकता है, सिर्फ उसका उस आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। Well, native code is also a programming code that is compiled to run with a particular processor and its set of instructions. एक पर्टिकुलर प्रोसेसर स्पेसिफिक जो कोड हमारे पास आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे नेटिव कोड बोलते हैं। इट इज प्योरली एन एग्जीक्यूटेबल कोड, ऐसा नहीं कि बस वो ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है, बट मोस्टली हम यूजुअली उसको एग्जीक्यूशन के लिए ही यूज करते हैं, और ये डायरेक्टली मशीन पे रन करता है। यू डोंट नीड अ कन्वर्टर टू कन्वर्ट इट इनटू, ट्रांसलेट इट इनटू फ्रॉम अ हाई लेवल टू अ सोर्स लेवल, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली हम लोग जो जावा में जानते हैं सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड आ जाता है, एंड दिस बाइट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करते तक जाकर के वो मशीन जो है उसको रीड ऑन आगे जो फर्दर प्रोसेसिंग का पार्ट है उसको एक्सेप्ट कर पाता है। So we can say that yes, first of all we have the source code which is written in the high level language. I'm talking in the perspective of Java language. So we do have the source code which is available in the high level language. We compile it, that gets converted into an intermediate code which is neither a high level nor a low level language, जो कि इसको हम बाइट कोड बोलते हैं। And बाइट कोड then again convert into a platform specific or rather convert the platform specific bytecode into the native code that will run on a specific processor. तो अगेन ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वाला बात यहाँ पे आ गया है बात, बिकॉज हमारे पास हर प्लेटफॉर्म का अपना स्पेसिफिक, बाय द टर्म प्लेटफॉर्म आई एम रेफरिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स कंसीडर। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का स्ट्रक्चर है, how do they process instructions, how much space do we have to store data, all those things have to be taken into account. तो ये टाइप 2 ड्राइवर जो हमारे पास है ये नेटिव कोड ड्राइवर है, जहाँ पे हमारे जो नेटिव एपीआई है, मतलब प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जो एपीआई है उनको जावा क्लासेस के साथ कंबाइन करता है। अगेन ये बात हम तो बोल तो तेरे में डिस्कस कर रहे थे, बट अगेन आई डोंट हैव द एग्जैक्ट एग्जांपल्स, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जिसको बोलने से यहाँ समझ में कि ओके ऐसा मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो ये बिट रिलेटेबल है। Well, if you're talking about the टाइप 3 ड्राइवर, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है कि नेटवर्किंग के एस्पेक्ट से जो
communication होनी है regarding the translation and movement of the protocols and the bit byte stream. तो ये जो है ये सब जो ट्रांसलेशन होगा अबाउट द प्रोटोकॉल एंड देयर मूवमेंट एंड हैंडलिंग, ये टाइप 3 ड्राइवर्स हमारे पास JDBC के वो हैंडल करते हैं. And finally, if we have to talk about the JDBC type 4 drivers, ये वेंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जो हमारे आते हैं, जैसे आपने किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट या सर्विस लेकर के आप चला रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल हार्डवेयर आर्किटेक्चर, है ना. तो हर एक का अपना पैटर्न है इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कराने का. फॉर एग्जांपल, Samsung may be having its own way of handling the internal things, internal commands and instructions, and Apple may be having some other way, and then LG might be having some other way. So different motherboard making organizations might be having their own way of communicating the interfaces. So that is the vendor specific protocols वहाँ पे हमारे पास आते हैं, and the type 4 converts JDBC request to database specific network protocol. इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस क्या है कि इसकी मदद से, टाइप 4 की मदद से हमारा जावा एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर पाता है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडिएटर और ट्रांसलेटर और कन्वर्टर, समथिंग लाइक दैट. यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा इंटरफेस बना, टॉकिंग इन वेरी जनरल मैनर, कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं, हमारा एक इंटरफेस किसी लैंग्वेज में बना होगा, डेटाबेस किसी लैंग्वेज का होगा, हम लोग बीच में एक थर्ड पार्टी लेकर के आते हैं जो कि इनके बीच में मीडिएटर बन करके ट्रांजिशन में मदद करता है. बट द प्रॉब्लम इज दैट क्योंकि आप अपने सेंसिटिव डेटा को या इंफॉर्मेशन को रिवील कर रहे थर्ड पार्टी ऐप से या थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, तो यू आर बीइंग रिलायंट एंड डिपेंडेंट ऑन दैट सर्विस प्रोवाइडर. व्हाई कांट वी हैव द सेम थिंग which could be taken care of internally itself? तो ये पर्सपेक्टिव जो है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी JDBC जो है हम लोग को प्रोवाइड करता है. तो यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर. ठीक है. इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन फिलहाल इतना ही अभी हम लोग शेयर करते हैं, और JDBC पैकेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन हम नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे. जैसा हमारे पास सर्वलेट का था उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसका भी नोट्स को देखेंगे शेयर करके. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक हाँ, अगर ये क्वेश्चन इसमें से निकल करके आता है तो यूजुअली इट गोइंग टू बी अ 4 मार्क्स और 7 मार्क्स नोट्स. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन JDBC एंड इट्स ड्राइवर टाइप्स ऑफ ड्राइवर. ठीक है. बहुत रेयरली हम लोग देखें कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कभी किसी से पूछा, बिकॉज एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सब यूजुअली जो क्वेश्चंस जो होंगे लॉजिक बेस्ड, वो इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन उसमें से पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग में से ही आएगा. But having said that, we must be very open to each and every perspective related to any topic. तो इस सब लोग फ्रंट एंड में आर्किटेक्चर पार्ट हम लोग देख पाएंगे, नोट्स शेयर करते हैं, देन उसके बाद उसको देखेंगे कि कहाँ तक और क्या करना है, और फिर एक आधा क्लास और लगेगा हो सकता है JSP के लिए, उसको भी कल या परसों तक हम लोग वाइंड अप कर देंगे. ठीक है. ओके सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.